नमस्कार, मैं हूं आलोक और स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। रामलीला समिति और भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया है। साथ ही इस बार विजयदशमी यमुना पार में मनाएंगे दशहरा। पहली बार प्रधानमंत्री यमुना पार में दशहरा मनाने पहुंचेंगे। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री करीब शाम 7 बजे दुर्गा पूजा में शामिल होंगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से दक्षिण दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। और आपको बता दें, आज पीएम मोदी सिया पार्क में दुर्गा पूजा के लिए जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है ताकि जो लोग हैं वैकल्पिक रास्तों को चुन सकें और भीड़ भाड़ से बच सकें। और आप मोदी आज सीआर पार्क दुर्गा पूजा करने पहुंचेंगे, बड़ी खबर। और इसी के साथ एक खबर और है, पीएम मोदी यमुना पार में दशहरे के दिन भी पहुंचेंगे और यमुना पार में भी भारी सुरक्षा के मद्देनज़र एनएसजी एसपीजी ने कमान संभाल रखी है। और आपको बता दें, बड़ी खबर, पीएम मोदी सीआर पार्क में पूजा करने पहुंचेंगे, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बैठक खत्म होने के बाद इसे ऐतिहासिक दिन बताया। इसके बाद गाजा को लेकर ट्रंप ने 20 सूत्रीय डील को पेश किया। इसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ट्रंप के प्लान का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इससे दोनों पक्ष सहमत होंगे और शांति का रास्ता अपनाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक प्लान की घोषणा का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और युद्ध को खत्म करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इजराइल हमास संघर्ष पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराया और तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की बिना शर्त रिहाई और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति की अपील की है। विदेश मंत्री ने द्विराज्य समाधान का भी समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, संघर्ष पर हमारा रुख स्पष्ट और एकरूप रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हम युद्ध विराम, बंधकों की बिना शर्त रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति का आह्वान करते हैं। बीते दिन ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक बैठक की और उस प्लान पर चर्चा की जिससे गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक 20 सूत्रीय प्लान जारी किया, जिसमें इजराइल और हमास दोनों की ओर से इस योजना को स्वीकार करने पर संघर्ष के तुरंत समाप्त करना शामिल है। एक बार प्लान को स्वीकृति मिल जाने के बाद इजरायली सेना को बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत रेखा पर वापस लौटना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। विजय कुमार मल्होत्रा 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के वो दिग्गज नेता माने जाते थे। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार बनाया गया था। 1999 के आम चुनाव में उन्होंने मनमोहन सिंह को चुनाव में हराया भी था। और आपको बता दें, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कमलजीत शेरावत जुड़ रहे हैं। कमलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद। ये बड़ी एक लॉस है बीजेपी का, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्तित्व जो जनसंघ से लेकर जी आज तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के सभी विचारों के और किए हुए कामों के गवाह रहे, ऐसे हमारे आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी लंबी आयु और इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बाद भी हर कार्यकर्ता से जुड़े रहते थे। उनसे मिलना, उनसे मार्गदर्शन लेना
और बिल्कुल स्पष्ट बातों में बताते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये पार्टी की विचारधारा है। तो एक बहुत ही ऐसे मार्गदर्शक को हमने खोया है जो हर कार्यकर्ता के बड़े के रूप में काम करते थे। पार्टी के स्तंभ तो हैं ही, थे ही, लेकिन वो हम सबके लिए भी पर्सनली एक लॉस की तरह है। आज उनके जाने से ऐसे लगता है कि हमारे एक बड़े, जिनके बैठे होने से लगता था कि हमारे बड़े अभी बैठे, हम छोटे हैं, वो एक भावना आज ऐसा लगता है कि हमारे बड़े आज नहीं है, तो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका होना हमारे लिए बहुत मायने रखता था। कमलजीत जी, जब कांग्रेस सत्ता में थी उसके बावजूद दिल्ली में एक सीट पे वो निकाल पाए थे, एक सीट पे जीत हासिल करी थी और 1999 में मनमोहन सिंह को हराया था। कैसे देखते हैं? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? ऑडिबल नहीं है जी, ऑडिबल नहीं। कमलजीत जी, मेरा सवाल ये था, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय में भी विजय जी ने एक सीट निकाली थी दिल्ली से और 1999 में मनमोहन सिंह को भी हराया था। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? आदरणीय मल्होत्रा जी के व्यक्तित्व से लोगों को सवाल नहीं होता था जी। जो वो कहते थे वो करते थे और स्पष्ट रूप में। कहीं कोई एक नेता का अगर कोई अवगुण होता है तो यही होता है कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसमें लोगों को भेद नजर आए। लेकिन बहुत स्पष्ट थे और उनकी विचारधारा भी बिल्कुल पार्टी को लेकर, समाज को लेकर बिल्कुल क्लियर थी। तो लोगों ने जब उन पर विश्वास किया तो लगा कि हम चाहे, कई बार लगता है कि हाँ भर लेनी चाहिए, लेकिन वो हाँ नहीं भरते थे। वो तो उसी काम की हाँ भरते थे जो वो कर पाते थे, और यही उनका सबसे बड़ा गुण था, जो लोग उन पर विश्वास कर पाते थे। कमलजीत जी, उनके निधन पर कौन कौन बड़े नेता पहुंच रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी पहुंच चुके हैं, और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत से उनसे जुड़े हुए, क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली के नेता नहीं थे, पूरे भारत के नेता थे। और मैं अगर कहूँ कि पूरे देश के अन्य पार्टियों के भी वो साथ, उन्होंने बहुत लंबा काम किया। तो सभी लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और कल तक हमें जो हमारा है कि उनको रखा जाएगा ताकि अंतिम दर्शन सभी लोग कर पाए। तो मुझे लगता है सभी व्यक्ति जो उनसे स्नेह रखते थे, उनके साथ जिन्होंने काम किया है, वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। कमलजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी का बड़ा नुकसान विजय मल्होत्रा के रूप में हुआ है, जिनका आज 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई है। यह घटना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती समारोह के ठीक 2 दिन पहले हुई है। लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर पर बनी बापू की मूर्ति को कुछ अज्ञात तत्वों ने तोड़ा। भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी है। इस प्रतिमा के चबूतरे पर कुछ परेशान करने वाली बातें भी लिखी गई हैं। लंदन पुलिस इस घटना की जानकारी जुटा रही है। बता दें, लंदन के मशहूर चौक पर महात्मा गांधी की ध्यानमग्न मुद्रा वाली प्रतिमा लगी है। भारतीय मिशन ने कहा है कि राष्ट्रपति के स्मारक को ठीक कराने का काम किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां हमलावर की तलाश में जुट गई है। भारतीय उच्च आयोग ने कहा कि लंदन में टेविस्टॉक स्क्वायर पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने की घटना से वे बेहद दुखी हैं। ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये मामूली तोड़फोड़ की घटना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के 3 दिन पहले अहिंसा के उपासक और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हमला है। तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा गया है। उच्च आयोग की टीम की घटनास्थल पर प्रतिमा को ठीक करने के लिए अधिकारियों के साथ काम कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही है। इसी बीच आज राज्य निर्वाचन रजिस्टर यानी SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है। ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसके साथ ही मतदाता सूची में सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये प्रक्रिया जारी रहने वाली है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक मतदाता अपने नाम और विवरण में सुधार कर सकते हैं। नई मतदाता सूची का प्रकाशन सिर्फ एक दस्तावेजी कार्य नहीं है। इस लिस्ट के माध्यम से हर मतदाता सुनिश्चित कर सकता है कि उसका नाम सही विवरण के साथ शामिल है या नहीं। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने बीते महीने में नाम दर्ज कराने, सुधार करने या गलतियों की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी समस्याएं पाए जाने पर मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसे लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही संकेत दिए हैं कि नई मतदाता सूची में
14 लाख नए मतदाता शामिल हो सकते हैं। अंतिम सूची में 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम होने की संभावना है। एशिया कप 2025 ट्रॉफी जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम भारत में लौट आई है। प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। तिलक वर्मा के स्वागत में बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे हैं। तिलक ने फाइनल में 69 रनों की पारी खेली थी, वो भी तब जब भारत ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के रूप में टॉप 3 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि प्लेयर्स ट्रॉफी लेकर नहीं आए क्योंकि फाइनल जीतने के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एक ओछी हरकत करते हुए ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे। हैदराबाद लौटे तिलक वर्मा का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे हैं। तिलक ने भी फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी कार की सनरूफ से निकलकर सभी फैंस का अभिवादन किया। तिलक को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। तिलक ने फाइनल में 63 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए थे। एशिया चैंपियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी स्वैग के साथ मुंबई पहुंचे। इसका वीडियो भी सामने आया है। होना यूं था कि सूर्य के पास ट्रॉफी भी होती, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऊंची हरकत करते हुए टीम को ट्रॉफी नहीं दी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। कैसे देखते हैं भारत की इस विजय को? जी आदिल जी। हाँ बताइए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही साहब। आदिल जी, जीतने के बाद भारतीय टीम इंडिया पहुंच गई है, लेकिन बिना ट्रॉफी के, क्या कहेंगे? जीतने के बाद भारतीय टीम भारत पहुंच गई है, लेकिन बिना ट्रॉफी के, क्या कहेंगे? हाँ। बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया टीम को। क्या जी। हाँ बोलिए। आदिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, बिना ट्रॉफी के भारतीय क्रिकेट टीम जीतने के बाद भारत पहुंची है, क्या कहेंगे? ट्रॉफी का इतना महत्व नहीं था। मेन चीज था कि अपोनियन को हराना। जी। उनको हराना महत्वपूर्ण था, ट्रॉफी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। जी। हम बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेले जी, और हमारे आसपास, हमारा जो सामने देश था वो हमारे आसपास सामना नहीं कर सकी और वो हार गई। आदिल जी, आप उस स्टैंड को क्या कहेंगे जब नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ली सूर्य कुमार यादव ने? जी। भारतीय टीम के इस स्टैंड को कैसे देखेंगे आप? ये विरोध दर्ज करने का एक तरीका था भारत का। जी। क्योंकि जिस तरह से वो देश हमारे ऊपर तमाम तरह के अड़चने पैदा कर रहा है, जी, इस वजह से भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव जी ने ये कदम उठाया। जी। और फिर मैं ये कहूँगा ट्रॉफी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी की हार महत्वपूर्ण थी। उनको हराना उद्देश्य था और उसमें भारत सफल रहा। जी। आदिल जी, 3 विकेट खोने के बाद ये जीत हासिल करना, क्या देखते हैं पिच की क्या उस टाइम हालत थी, और पिच बैटिंग के लिए सही थी या बॉलिंग के लिए? नहीं, पिच में ऐसा विशेष नहीं था, केवल ये ऐसा था कि बल्लेबाजों ने गलती की, इस वजह से 3 विकेट लूज हो गए। लेकिन इतनी गहराई है भारतीय टीम में, इतनी ज्यादा गहराई है, उनके लिए कोई लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी है हमारे पास। जी आदिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी में भी वो धार नहीं थी ना है, बल्कि कहा जाए 90s के बाद से, सन 2000 से तकरीबन 25 साल हो गए और हमारा देश उनसे बहुत आगे चल रहा है। आदिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, एशिया कप जीतने के बाद भारत की टीम भारत पहुंच चुकी है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक इस्लामिक स्कूल की अधूरी इमारत गिर गई, जिसमें कम से कम 65 छात्र मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों बच्चे जख्मी हुए हैं। ये इमारत अभी निर्माणाधीन थी और अचानक ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कई छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन कई अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और मुख्य द्वीप है, जहां आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में हादसे ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। अधिकारियों ने बताया कि ईस्ट जावा कस्बे में इस्लामिक स्कूल अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद बचावकर्मी, पुलिस एवं सैन्यकर्मी पूरी रात राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे।
स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। घटना के 12 घंटे से भी अधिक समय बाद मंगलवार सुबह छात्रों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। इंडोनेशिया में सिर्फ जर्जर इमारत ही नहीं, एक बड़ी समस्या वहां की मिड डे मील योजना भी है। इसे खाकर पहले कुछ बच्चे बीमार हुए थे, जिस पर विवाद हुआ था। इसके कुछ ही समय बाद एक बार फिर से सैकड़ों बच्चे मिड डे मील खाकर अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि सरकार इसके बाद भी इस योजना को बंद करने के मूड में नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में खूब ड्रामे देखने को मिले। भारतीय टीम में एशिया क्रिकेट के अध्यक्ष पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों कप लेने से इनकार कर दिया। फिर नकवी अपने साथ कप और मेडल लेकर चले गए। भारत को जीत के बावजूद ट्रॉफी से दूर रहना पड़ा। खेल के बाद ये सब ड्रामे चलते रहे। मैदान की इस तल्खी का असर देश की राजनीति पर पड़ने लगा है। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और भाजपा के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। शिवसेना ठाकरे समूह के सांसद संजय राउत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक वीडियो शेयर कर उनकी आलोचना की है। राउत ने कहा, अगर देशभक्ति उनके खून में होती तो उन्हें पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मैदान पर कदम नहीं रखना चाहिए था। और तो और देश में ऊपर से नीचे तक ड्रामा चल रहा है। संजय राउत ने कहा, देश की जनता के सामने नौटंकी की जा रही है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके भारतीय टीम पर निशाना साधा। इस बार राउत ने सूर्य का एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के साथ एक वीडियो भी शेयर किया। संबंधित वीडियो में सूर्य कुमार यादव एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान वे हंसते भी दिख रहे हैं। राउत ने वीडियो शेयर करते हुए उनकी आलोचना की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।